अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपना यूनिट वन जो हमने CHM का स्टार्ट किया था उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। और ये पार्ट 3 का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट्स। यानी कि एपिडेमियोलॉजी में आपको पता है डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट चीज़ें आती हैं। मैथ का थोड़ा बहुत लेना देने से होता है, फार्मूले लगाने होते हैं, ठीक है। तो वो सारे फार्मूले किस चीज़ के लिए, हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे और किस फार्मूला किस चीज़ के लिए होगा, कौन सी चीज़ कैसे निकालेंगे फार्मूले से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स आपको वही सारे बताए गए हैं जो चैप्टर के शुरू में हमने पढ़े थे, वही सारे ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस इसमें हमने अपना जो टॉपिक पढ़ना है वो है एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको जो है कुछ चीज़ें बताई गई है कॉमन टर्म्स इन एपिडेमियोलॉजी, जो कि बार बार रिपीट होती है जगह जगह पे, और आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए एपिडेमियोलॉजी स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला जो टर्म है वो है अटैक रेट। अटैक रेट क्या होता है? द प्रोपोर्शन नंबर ऑफ केसेस डेवलपिंग इन द पॉपुलेशन दैट वाज एक्सपोज टू द इन्फेक्शियस एजेंट। यानी उन लोगों का परसेंटेज जो किसी खास बीमारी के एजेंट के कांटेक्ट में आए और बीमार हो जाए, ठीक है, एक पॉपुलेशन में। या आप ये कह सकते हो कि कुछ लोगों को किसी वजह से कोई बीमारी हो जाए, तो जितने नए लोग आ रहे हैं और वो बीमार हो रहे हैं तो वो अटैक रेट कहलाएगा। जैसे एक दिन में कुछ लोगों ने एक जगह पे 100 लोग थे और उन्होंने सब मिल के खाना खाया और 100 लोगों में से 60 लोगों का पेट खराब हो गया, तो मतलब वो अटैक रेट, 60 लोगों पर अटैक हुआ, तो ये अटैक रेट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये तो हम मतलब शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो डिजीजेस, वो बीमारियां जो एक बंदे से दूसरे को लगती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे फ्लू हो गया, जैसे TB हो गया, जैसे कि HIV हो गया, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। इसी तरह होता है एंडेमिक। एंडेमिक डिजीज आर अदर अकरेंस दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। यानी एक ऐसी बीमारी जो कि एक ख़ास आबादी या एक ख़ास इलाके, जैसे एक गांव में है, एक टाउन में है, ठीक है, या कुछ कुछ जगहों पे हैं, तो वो एंडेमिक कहलाएगा। एंडेमिक इतना बड़े एरिया में नहीं होता है, किसी कम एरिया में होता है, ठीक है। एपिडेमिक फिर आता है दूसरा उसके बाद एपिडेमिक, डिजीज और अदर अकरेंस हुज इंसिडेंस इज हायर देन एक्सपेक्टेड। यानी वो एंडेमिक से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वो गांव और टाउन से निकल के थोड़ा सा 2-3 टाउन में चला गया, 2-3 गांव में चला गया, पूरे शहर में चला गया, ठीक है, तो वो एपिडेमिक कहलाएगा। इसी तरह हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? A phenomena that occur when a critical concentration of immune hosts prevent the spread of infectious agent। यानी एक जगह पे इतने इम्यून लोग हैं, इतने इम्यून स्ट्रॉन्ग लोग हैं कि उनको कोई बीमारी, यानी उस कम्युनिटी में वो बीमारी मजीद नहीं फैल सकती। जैसे आप समझो पोलियो, ठीक है, पोलियो बहुत सारे मुल्कों में ख़त्म हो गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह में हो गई है, ठीक है। तो मतलब ये जो है पोलियो जिन मुल्कों में नहीं है, तो मतलब वहाँ पे इतने इम्यून लोग हैं कि उनमें वो बीमारी अब नहीं हो सकती, क्योंकि वो सारे इम्यून हो गए उस चीज़ के खिलाफ, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी यानी जब किसी पॉपुलेशन में इतने इम्यून यानी महफूज लोग हो जाएं कि बीमारी आगे ना फैले, ठीक है, तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसी तरह इंसिडेंस द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक आबादी में एक बीमारी के नए केसेस आना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मई का महीना चल रहा है ना, तो इससे पहले अप्रैल ख़त्म हुआ, मार्च ख़त्म हुआ, तो आप समझो कि गांव में फॉर एग्जांपल अप्रैल तक 50 मरीज थे TB के, ठीक है, और मई में जो है 5 लोग और TB के डायग्नोज हो गए, तो 5 जो लोग और डायग्नोज हो गए, जो न्यू केसेस है, ये हमारे पास इंसिडेंस है, ठीक है। इसी तरह होता है इंडेक्स रेट। इंडेक्स रेट या इंडेक्स केस, द फर्स्ट आइडेंटिफाइड केस ऑफ अ डिजीज इन एन आउटब्रेक। यानी कि कोई भी पहला केस जब आता है तो वो इंडेक्स केस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19, जो पहला केस डायग्नोज हुआ था, या जिन बंदे को पहला कोरोना हुआ था, या जिससे हमें पता चला था कि ये पहला बंदा है जिसको कोरोना हुआ है, ठीक है, तो वो इंडेक्स केस था। या आप समझो कि एक इलाके में किसी को पहली दफ़ा एड्स हो गया, तो वो इंडेक्स केस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह मोर्बिडिटी होती है। मोर्बिडिटी मतलब इलनेस, मोस्ट ऑफन एक्सप्रेस इन द रेट ऑफ इलनेस इन अ गिवन पॉपुलेशन एट रिस्क। यानी एक आबादी में कितने लोग बीमार है, ठीक है,
बीमारी के रिस्क पर है वो मॉर्बिडिटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जहाँ पे 1000 लोग रहते हैं और इसमें से 200 लोग बीमार हैं तो मॉर्बिडिटी रेट 200 है। ठीक है। अच्छा, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, कितने लोग मर रहे हैं 1000 लोगों में से फॉर एग्जांपल किसी मसले की वजह से, किसी बीमारी की वजह से 50 लोग मर गए तो मोर्टेलिटी रेट 50 है आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट ऑफन एक्सप्रेस इज द रेट ऑफ डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन, यानी कि एक आबादी में कितने लोग मर रहे हैं वो मोर्टेलिटी कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारियां जो एक बंदे से दूसरे को नहीं लगती, नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द होस्ट टू अनदर, एक बंदे से दूसरे को नहीं लगती, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। जैसे शुगर, जैसे डायबिटीज़, जैसे कैंसर। ठीक है, तो ये ऐसे मसले हैं जो एक से दूसरे को नहीं लगती, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। इसी तरह आउटब्रेक, आउटब्रेक क्या है? क्लस्टर ऑफ केसेस अकरिंग ड्यूरिंग अ ब्रीफ इंटरवल एंड अफेक्टिंग स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी कुछ बीमारियां वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जब वो अचानक एक आबादी में फैल जाएं तो वो आउटब्रेक कहलाएगा। जैसे वबा जिसको हम कहते हैं कि एक आबादी में एक बीमारी आ जाती है और अचानक फैल जाती है। ठीक है, तो वो जो है आउटब्रेक कहलाता है। यानी कुछ बीमारियों का एक आप कह सकते हो कम वक्त में एक साथ जगह में फैलना, ठीक है, वो कम्युनिकेबल कहलाएगा, सॉरी आउटब्रेक कहलाएगा। इसी तरह पेंडेमिक, पेंडेमिक यानी वो बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल गया, जैसे कोविड-19 आया था, पेंडेमिक पूरी दुनिया में। ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब वो बॉडी का हिस्सा जिससे जरासीम बाहर निकलते हैं और दूसरे बंदे को लग सकते हैं और वो उसके बॉडी में जाते हैं, यानी जिस वो पार्ट ऑफ द बॉडी जिसकी वजह से जरासीम आपके बॉडी में आ सकते हैं, जैसे हमारा माउथ, नोज, आईज। ठीक है, इस तरह के पार्ट्स जिसकी वजह से बॉडी में जरासीम आ सकते हैं। ठीक है, तो वो पोर्टल ऑफ एंट्री कहलाएगा। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होगा? जिससे निकलते हैं, वो भी माउथ, नोज ही होता है, यानी हम थूक रहे हैं, हम कुछ पी रहे हैं किसी गिलास में और उसमें दूसरे ने पी लिया। ठीक है, या हमारे नाक के ज़रिए हम खांसी कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो इसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, इसी तरह प्रेवलेंस, प्रेवलेंस मतलब एक आबादी में जितने टोटल केसेस है किसी बीमारी के, जैसे फॉर एग्जांपल एक 1000 लोगों में 50 लोगों को टीबी है, तो वो शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, वो प्रेवलेंस, इसमें हम नए और पुराने केसेस नहीं देखते, जैसे हमने इंसिडेंस में सिर्फ न्यू केसेस की बात की ना। ठीक है, इसी तरह रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या है? हर वो चीज़ जिसमें वो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डिजीज़ वाली चीज़ मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, अगर वो बीमार है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को टीबी है तो उसके बॉडी में टीबी वाले बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो उससे दूसरे को लग सकते हैं ना। तो वो जो इंसान है वो टीबी के लिए रिजर्वायर है। ठीक है, उसके बॉडी में वो चीज़ है और उससे दूसरे को लग सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिपीट होती है बार बार और ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके बाद सारे फॉर्मूले वगैरह हैं जो हमने देखे। अच्छा, एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट्स है क्या? एपिडेमियोलॉजिकल मेजर आर क्वांटिटेटिव टूल यूज टू मेजर, मतलब ये कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, यानी कुछ फॉर्मूले हैं जिसको यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, मालूम करते हैं। एक मालूम करते हैं डिजीज़ ऑकरेंस, यानी कि कोई बीमारी कितनी होती है किसी जगह पे। ठीक है, दूसरा डेथ, कितनी अमवात होती हैं एक बीमारी में, एक आबादी में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग माजूर हो रहे हैं या उस बीमारी का उनके ऊपर असर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इवेंट्स इन पॉपुलेशन, यानी कि आप कह सकते हो कि लोग कितने ज़्यादा या बीमार हो रहे हैं या पॉपुलेशन में सेहत के मसाइल कैसे फैल रहे हैं, जितने भी सेहत के मसले हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये सब चीज़ें मतलब ये जो मेजरमेंट्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मेजर ऑफ मॉर्बिडिटी, यानी कि बीमारी जो लोग बीमार हो रहे हैं उनका हिसाब किताब लगाना, और एक होता है मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, जो लोग मर रहे हैं अमवात का हिसाब किताब लगाना। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम मेजरमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो पहले हमें कॉमन मेजरमेंट्स बताए गए हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया गया। सबसे पहले मोर्टेलिटी, जिस तरह हमने बात की कि द डेथ रेट फ्रॉम अ डिजीज़, एक बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं वो मोर्टेलिटी कहलाएगा। और मॉर्बिडिटी, जितने वो एक आबादी में बीमार लोग आ रहे हैं, जितने लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है, वो मॉर्बिडिटी कहलाएगा।
इंसिडेंस और प्रेवलेंस की भी हमने बात की। इंसिडेंस जो नए केसेस आते हैं, और प्रेवलेंस नए और पुराने दोनों को मिलाकर कहते हैं, ठीक है, प्रेवलेंस। अच्छा, प्रेवलेंस यहाँ पे आपको मोर्टेलिटी दोबारा बताया गया है कि मोर्टेलिटी क्या है। मोर्टेलिटी का मतलब किसी भी पॉपुलेशन में एक ख़ास वक्त के अंदर मौत होने की तादाद जो है वो मोर्टेलिटी कहलाती है, ठीक है। कॉमन मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, यानी कि मोर्टेलिटी हम किन किन चीज़ों से मालूम करते हैं, ठीक है। एक उसमें है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट यानी जितने भी लोग मर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में, भले वो किसी भी एज के हो, वो किसी भी वजह से मर रहे हो, कुछ भी हो, ठीक है, कितने लोग मर रहे हैं वो सबको मिला के क्रूड डेथ रेट कहलाएगा। यानी एवरेज जो होता है ना, आप कह सकते हो एक आबादी में 1 लाख लोगों की आबादी है, उसमें दिन के 10 अमवात होते हैं, 10 लोग मरते हैं। अब कोई बीमारी से मरा होगा, कोई एक्सीडेंट करके मरा होगा, कोई किसी और हार्ट अटैक से मरा होगा, वट, लेकिन जितने भी लोग एक आबादी में मर रहे हैं, ठीक है, वो थ्रू डेथ रेट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। एज स्पेसिफिक यानी एक खास एज की लोगों का मरना। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे कितने मर रहे हैं, 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे कितने मरते हैं, या 60 से 70 साल के लोग कितने मरते हैं, या 30 से 40 साल के लोग कितने मरते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एज स्पेसिफिक बात करते हैं ना, जिसको एज स्पेसिफिक डेथ रेट कहते हैं। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं या प्रेगनेंसी के 40-42 दिन के अंदर अंदर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे की वजह से जो मदर्स की डेथ होती है, ठीक है, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। यानी बच्चे के प्रेगनेंसी की वजह से या डिलीवरी की वजह से या डिलीवरी के 40-42 दिन बाद भी अगर इस दौरान कोई मौत है तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, और ये भी हम इसी में मालूम करते हैं। इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं या पैदा होते हुए या पैदाइश से 1 साल तक की उम्र के बीच में, यानी इस एज में अगर वो मरते हैं तो उनको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं, और इसका तादाद मालूम करना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसको मालूम कैसे करते हैं, जैसे क्रूड का आपको बताया गया है ना, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट टोटल नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेज इन द पॉपुलेशन इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर एक आबादी में कितने लोग मर गए, उसकी वजह हम नहीं देख रहे हैं, सब जितने लोग मरे हैं वो सारे, ठीक है। और उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ पर्सन इन द पॉपुलेशन इन मिड ईयर, यानी कि मिड ईयर को छोड़ दो, मतलब ये कि एक साल में जितने लोग मरते हैं उनको आप डिवाइड करोगे उस साल की आबादी से। जैसे 2025 में एक शहर की आबादी है 2 लाख, ठीक है, और उसमें लोग मर गए 1000, तो 1000 को आप 2 लाख से डिवाइड करोगे और उसको 1000 यानी 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्रूड मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। यानी एवरेज आपको ये बताया जाएगा कि 1000 लोगों में से कितने लोग मरते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर एक शहर में 1 लाख लोग हैं, ठीक है, और एक साल में 1000 लोग उससे मरते हैं, तो क्रूड डेथ रेट क्या होगा कि आप 1000 को 1 लाख से डिवाइड करोगे और फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा तकरीबन 10 यानी 10 आएगा, ठीक है। मतलब हर 1000 में से 10 लोग मरे हैं। क्लियर, आई होप यू गॉट इट। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करके ही आपको समझ आएगा। ये मैं आपको फॉर्मूला इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आए, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, चीज़ को बहुत समझ आएगी। दूसरा है केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है अ मेजर ऑफ सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ और बेनिफिट ऑफ न्यू थेरेपी, ठीक है। मतलब ये कि आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ डिजीज़ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, किसी भी बीमारी से, वो पहले हमने बीमारी की बात नहीं की थी ना, पहले हमने ये कहा कि भले किसी भी वजह से हो, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ बीमारी की बात करते हैं। केस फर्टिलिटी यानी किसी भी केस, किसी भी बीमारी की वजह से जब वो उसको डायग्नोज, यानी कि किसी को कैंसर हुआ, उसको डायग्नोज हो गया, ठीक है, तो उस बीमारी की वजह से कितनी लोगों की मौत होती है, ठीक है, कितने लोगों की डेथ होती है, उनको आप डिवाइड करोगे किससे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद स्पेसिफाइड डिजीज़, जितने लोग बीमार थे। यानी फॉर एग्जांपल अगर 1000 लोग बीमार है तो ज़ाहिर है 1000 के 1000 तो नहीं मरेंगे ना, उसमें से 10-15 मरेंगे। तो आपने क्या करना है कि जितने लोग मर गए उनको आप डिवाइड करोगे उन सब लोगों से जो बीमार हैं,
ठीक है। जैसे 15 लोग मर गए, लेकिन सारे जो बीमार लोग थे उस बीमारी के साथ वो कितने थे, 1000, ठीक है। तो 15 को आप 1000 से डिवाइड करोगे और उनको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 1000 तो हमने खुद से नंबर लिया है ना, वो मतलब आपको बताया जाएगा, ठीक है, सवाल अगर दिया जाएगा तो उसमें, ठीक है। तो ये जो है इसी तरह आप केस फर्टिलिटी रेट यानी किसी खास बीमारी से मरने वालों की तादाद और उन लोगों की जो टोटल तादाद है उसको आप उससे डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपको ये बताता है कि लोग किस बीमारी में मुब्तला है, उनमें से कितने % लोग मर गए, ठीक है। ये बीमारी की जो सिवियरिटी होती है ना, यानी जो कितने हद तक वो खतरनाक हो सकती है वो बताता है। अगर 100 लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल कोविड हुआ और उनमें से 5 मर गए तो केस फर्टिलिटी 5% होगी, क्योंकि 100 में से 5 मर गए तो 5%, ठीक है। लेकिन अगर 100 में से 50 मर गए तो 50%, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यानी 100 में से 5 मर गए तो 5 यहाँ 100 यहाँ, और उनको आप 100 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये केस फर्टिलिटी रेट कहलाएगा। दूसरा है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। वो जिस तरह हमने बात की एज स्पेसिफिक की, ये कि किसी खास एज के लोग हैं ना कि वो कितने मर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेज इन 1 ईयर इन 1 एज ग्रुप, यानी 20 से 30 साल के लोग कितने मरते हैं, उसमें भी हम कोई बीमारी या किसी ऐसी चीज़ नहीं, किसी भी वजह से मरे वो हम एज ग्रुप निकालते हैं, ठीक है। और फिर उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पर्सन इन दैट एज ग्रुप इन द पॉपुलेशन एट पर ईयर। फिर टोटल उस आबादी में उस एज के लोग कितने हैं। जैसे 30 से 40 साल के लोग एक साल में एक आबादी के अंदर 12 लोग मर गए, ठीक है। लेकिन उस एज के लोग तो ज़्यादा होंगे ना, उनमें से ज़्यादा 10-12, उनमें से आप समझो कि वो 500 लोग थे उस एज के लोग, लेकिन उसमें से 12 मर गए, तो 12 को आप 500 से डिवाइड करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये बता दें कि किसी खास उम्र के लोगों में मौत की क्या रेशो है, ठीक है। तो वो आपको बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल 70 से 80 साल के लोगों में मौत का रेट ज़्यादा होगा, 15 साल से 5 से 15 साल के बच्चों की उम्र में ज़ाहिर है कम होगा, ठीक है। तो ये आपको ये बताता है। अच्छा, आई होप कि समझ आ गया होगा। इसी तरह कॉज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट यानी किसी खास वजह से जो होती है ना, जैसे कोविड से हो गया, कैंसर से हो गया, वो वजह जो है वो आपको बताता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ स्पेसिफिक कॉज, एक खास स्पेसिफिक कॉज की वजह से एक साल के अंदर जितनी अमवात होती है, ठीक है, वो नंबर ऑफ पर्सन इन द पॉपुलेशन, और फिर आप उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो उससे आपको जो है वो पता चलेगा। इन एक साल में किसी खास बीमारी की वजह से, जैसे आप समझो हार्ट अटैक से कितने लोग मर गए और कितनी टोटल पॉपुलेशन है, तो हार्ट अटैक से जितने लोग मरे हैं उनको आप डिवाइड करोगे टोटल पॉपुलेशन से और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको एक ख़ास बीमारी का जो है वो बताता है कि कितने उससे जो है अमवात होती है। अगर एक साल में शहर में 20 लोगों की मौत टीबी से हुई है और पॉपुलेशन 1000 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप 20 को 1000 से डिवाइड करोगे और फिर आगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 20 डिवाइड बाई 1000 नहीं, सॉरी 10,000 कर लो फॉर एग्जांपल, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये आएगा आपके पास 2, ठीक है। यानी कि 2 लोग टीबी से मरते हैं, तो हर 1000 में से 2 लोग टीबी से मर गए, तो ये आपको कॉज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आता है पेपर में, ये पूछते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन ए ईयर, यानी एक, अच्छा इन्फेंट होता क्या है, इन्फेंट का मतलब एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है या 1 साल तक की उम्र का बच्चा, ठीक है, वो इन्फेंट कहलाता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1 साल तक के बच्चों की डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन ए ईयर, यानी 1 साल में एक बच्चों की इन्फेंट की कितनी डेथ होती है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, उसको आप डिवाइड करोगे तमाम तर बच्चे जो उस साल पैदा हुए हैं, ठीक है। यानी 2026 में 20 बच्चे जो है, या आप समझो कि 2026 में 100 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन उसमें से 20 बच्चे मर गए, ठीक है। तो उन जो 20 मरे हैं उनको आप ऊपर लिखेंगे और जो टोटल पैदा हुए हैं उनको आप नीचे लिखेंगे और उनको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है।
यानी कि बच्चे जो है वो फॉर एग्जांपल कितने मरते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दूसरी जो चीज़ बताई गई है वो है प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट, प्रोपोर्शनेट पीएमआर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसमें जो है आपको ये बताया जाए, स्पेसिफिक कॉज ही बताया जाता है, जो टोटल वही आपको नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ कॉज इन अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसमें आप एक साल की नहीं बात करते हो, इसमें आप टोटल ओवरऑल बात करें। जैसे हमने बोला कि भाई 10 सालों में, तो पीछे जो हम कॉज की बात कर रहे थे ना, वो एक साल में कर रहे थे। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम यानी एक साल से ज़्यादा का टाइम आपको, वो आप कुछ भी ले सकते हो, 10 साल, 50 साल, 100 साल, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट में आप क्या करते हैं, कोई भी वजह से जो मौत होती है वो आप मालूम करते हो, लेकिन इसमें आपके पास टाइम फ्रेम कुछ स्पेसिफिक नहीं है। यानी आप कोई ख़ास ईयर, 1-2 साल उसमें मेंशन नहीं करते हो, आप एक पीरियड ऑफ टाइम ही नहीं, बहुत लंबा टाइम उसमें ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो उसको जब आप लेंगे, यानी कि जितनी डेथ हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम इन अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नंबर ऑफ टोटल डेथ इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें यानी कि कुल कितने जो है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 10 सालों में एक आबादी में 10,000 लोग मर गए, ठीक है। और उस उन 10,000 लोगों में से 1,000 लोग कैंसर की वजह से मरे थे, ठीक है। तो उसमें आप इसी तरह, जैसे जो स्पेसिफिक कॉज है, जैसे कैंसर की वजह से जो लोग मरे हैं उनकी तादाद है 1,000, लेकिन टोटल जो लोग मरे हैं, ज़ाहिर है वो कैंसर के अलावा भी मरे होंगे बहुत सारी वजह से, ठीक है। तो वो ये है, तो 10,000 यहाँ जो टोटल मरे हैं, 1,000 जो उनमें कैंसर की वजह से मरे हैं वो अपने यहाँ लिख लिए और उनको मल्टीप्लाई कर लिया 100 से, ठीक है। तो इसके साथ, इसकी वजह से आपके पास प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट आता है, यानी कि अच्छा, इसमें ये है कि ये आपको परसेंटेज बताते हैं ना कि वो टोटल कितनी जो है वो अमवात हुई है और उसमें से किसी ख़ास वजह से कितनी है। ये कोई रेट नहीं बताता है जो पीछे हमने पढ़ा, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज इसमें आपको नहीं पता कि पॉपुलेशन क्या है। अगर एक साल में एक शहर में 100 मौतें होती हैं और उनमें से 30 कैंसर की वजह से होती है, तो पीएमआर जो है प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट वो 30% है, ठीक है। यानी कि 30% जो मौत है वो कैंसर की वजह से, और जो बाकी 70% है वो किसी और की वजह से होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। मैटरनल यानी कि वो माएँ जो कि ज़चगी के दौरान, यानी बच्चा पैदा करने के दौरान, या उसके, जैसे नीचे लिखा है मैटरनल डेथ की पहले बात करते हैं, डेथ ऑफ वुमन व्हाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी जब प्रेगनेंसी के दौरान किसी फीमेल की डेथ हो जाए और प्रेगनेंसी की वजह से हो जाए, ये ना हो कि प्रेग्नेंट तो है लेकिन उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में नहीं आएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना बात, मतलब वो मौत जो प्रेगनेंसी की वजह से हुई हो, भले वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, डिलीवरी के दौरान हो, या डिलीवरी से 42 डेज़ बाद हो, ठीक है। 42 डेज़ के बाद हुआ ना, 42 डेज़ के अंदर अंदर, तो 42 डेज़ के बाद हुआ तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, मैटरनल मोर्टेलिटी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम कोई भी एक्सीडेंट या कोई दूसरी वजह से डेथ काउंट नहीं करते। अच्छा, इसको हम कैसे मालूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स, यानी जितने माओ की डेथ हो गई है वो, और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, और जितने बच्चे पैदा हुए हैं उस साल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आबादी में जो है वो 1,000 बच्चे पैदा हुए, लेकिन उन 1,000 डिलीवरीज में से सिर्फ 20 जो माएँ हैं वो मर गई, ठीक है। यानी 1,000 डिलीवरीज में से या 1,000 माओ में से 20 माएँ जो है वो मर गई ना। तो ये नंबर ऑफ टोटल मैटरनल डेथ्स और जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनसे आप डिवाइड करोगे और 1,00,000 से मल्टीप्लाई, ये 1 लाख है ना, 1 लाख 1,00,000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ये हमें बड़ा नंबर देता है, ठीक है, और वो आसानी से समझ आता है। तो ये हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहलाते हैं। यानी टोटल मैटरनल डेथ्स जितने भी है, जितने एक साल में एक मदर्स की डेथ हुई है और जितने उसी साल बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है। तो मैटरनल डेथ को आप ऊपर लिखेंगे, बच्चों की पैदाइश को आप नीचे लिखेंगे टोटल, ठीक है, और 1,00,000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बताता है कि मतलब हर 1,00,000 जिंदा पैदा होने वाले बच्चों के पीछे कितनी माओ की मौत होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी या डिलीवरी की वजह से। अगर एक साल में 50,000 बच्चे पैदा होते हैं
और 10 मैटरनल डेथ्स होती है, तो MMR कैसे निकालोगे? 10 मतलब बच्चे 10 माओ की मौत हो गई, तो 10 को आप ऊपर लिखोगे, 50,000 बच्चे पैदा हुए, 50,000 को आप नीचे लिखोगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख से, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? 10 डिवाइड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/20, हाँ 20 आपके पास रिजल्ट आएगा। यानी कि हर 1 लाख बच्चों के पैदा होते हुए 20 माओ की मौत होती है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये इतना नहीं होना चाहिए। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1 लाख में 20, 50, 100 इतना होता है तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में कोई 150 तक है तो बहुत ज़्यादा है। 5-10 हो, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जापान में 1 लाख में से कोई 5 माओ की डेथ होती है, ठीक है, तो बहुत कम उनका रेशो है। इसका मतलब कि उनका हेल्थ सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, जहाँ पे जितना मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा होगा उतना मतलब हमारा हेल्थ सिस्टम ख़राब है, ठीक है। तो ये तो थी बहुत की बातें जो हमने यहाँ पे की है। अभी हम मॉर्बिडिटी यानी कि बीमारियों की बातें करेंगे, ठीक है, कि बीमारियों में हम कैसे जो है मालूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज और इलनेस मॉर्बिडिटी की तो हमने बात की कि एक बीमारी, एक पॉपुलेशन में जो बीमारी फैलती है, ठीक है, उसको मॉर्बिडिटी कहते हैं, या जितने केसेस आते हैं, ठीक है। मेजर्ड बाय, इसको मालूम कैसे करते हैं? इंसिडेंस, प्रेवलेंस और अटैक रेट से। अब ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ ली हमने कि ये क्या है। मॉर्बिडिटी शो द बर्डन ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी, और मॉर्बिडिटी से हमें ये पता चलता है कि एक आबादी में एक बीमारी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, ठीक है, वो बर्डन हमें ये बताता है। अच्छा, इंसिडेंस की पहले हमने बात की कि इंसिडेंस क्या चीज़ है। यहाँ पे आपको पता है इंसिडेंस मेजर द न्यू केसेस ऑफ डिजीज अकरिंग इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ डिफाइंड टाइम पीरियड। एक ख़ास टाइम के अंदर एक आबादी में जो नए केसेस आते हैं वो इंसिडेंस कहलाते हैं। ये नए बीमार होने वालों की तादाद, जो पहले बीमार थे उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी ना कि ये मई का महीना चल रहा है, तो मई में जो केसेस आएंगे वो न्यू केसेस होंगे और उसको हम इंसिडेंस कहेंगे। मई के पहले जितने केसेस हैं वो इंसिडेंस में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक ख़ास वक्त के हिसाब से हम कहते हैं, ये 1 साल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, ठीक है। ये हमें बताता है कि किसी पॉपुलेशन में नए केसेस कितनी जल्दी आ रहे हैं। और इंसिडेंस को रिस्क भी कह सकते हो ना, रिस्क, ठीक है, मतलब अगर इंसिडेंस ज़्यादा है तो बीमारी होने का ख़तरा ज़्यादा है, ठीक है, यानी नए नए केसेस आ रहे हैं ना आपके पास, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंस का फार्मूला क्या है? न्यू केसेस ड्यूरिंग टाइम पीरियड, इन जितने आपके पास नए केसेस आ रहे हैं और जितनी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से या 1 लाख से, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन जो है आप समझो कि 10,000 लोग हैं आपके पास, ठीक है, और 1 साल में टीबी के केसेस, नीचे आपको बताए गए ना, पॉपुलेशन आपके पास 1000 है, टीबी के केसेस 1 साल में आए 50, तो ये 1 साल के अंदर जो नए केसेस आए वो आपका इंसिडेंस हुआ। तो इंसिडेंस को आप डिवाइड करोगे 10,000 से और 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब हर 1,000 में से 5 बंदों को टीबी हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इंसिडेंस जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। और इसका भी आता है सवाल, तो इसको आप अच्छे से देखो, इंसिडेंस ज़रूरी है बहुत, ठीक है। इसी तरह नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का बताया गया है। नोमिनेटर आपको वो नंबर बताता है, यानी वो नंबर जो हम ऊपर लिखते हैं ना, जैसे 10/5, तो 10 नोमिनेटर और 5 जो है वो डिनोमिनेटर। नोमिनेटर में हम न्यू केसेस लिखते हैं, यानी कि जो सिर्फ नए केसेस आते हैं वो लिखते हैं, ठीक है, और जो ख़ास एक टाइम के दौरान हुआ हो तो वो नोमिनेटर होता है, ठीक है। इसी तरह मोस्ट मस्ट कम फ्रॉम पॉपुलेशन इंटरेस्ट, और जो वही ज़ाहिर है आपके पास पॉपुलेशन से आती है तो वो नॉमिनेटर में, मतलब ऊपर जो इंसिडेंस का होता है। डिनोमिनेटर में टोटल आबादी या वो लोग जो रिस्क पे हैं वो लिखते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी जिनको डिजीज़ हुई है वो हम इसमें नहीं लिखते जब हम इंसिडेंस शामिल करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मे चेंज ओवर टाइम, ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये वक्त के साथ साथ चेंज हो सकता है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो 50 बच्चे जो है वो क्या है, वो आपका डिनोमिनेटर हो गया, क्योंकि ये टोटल पॉपुलेशन है ना। एक हफ्ते में 10 बच्चों को आप समझो कि कोविड का केस हो गया, तो 50 में से 10 को हो गया, तो 10 को आप ऊपर लिखेंगे ना, तो 10 डिवाइड बाई 50,
तो और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 20% वो आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इंसिडेंस निकाल लिया कि आपके पास 10 बच्चे या 10 का इंसिडेंस है, ठीक है। लेकिन अगर 5 बच्चे पहले से कोविड के बीमार थे, ठीक है, तो आपका फिर वो क्या होगा, इंसिडेंस रेट, वो डिनोमिनेटर क्या होगा, वो आप 5 पहले बच्चों को निकाल के वो लगा दीजिए। जब आपने पहले के 5 को निकाले तो आपके पास बचा 45 ना। इसी तरीके से आप फिर 45 को देखोगे। फिर अटैक रेट की भी हमने बात की थी कि अटैक रेट क्या है। अटैक रेट इज स्पेशल टाइप ऑफ इंसिडेंस रेट यूज। अटैक और इंसिडेंस में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इंसिडेंस में हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, अटैक में कम, 1-2 दिन में हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग आउटब्रेक, यानी एक आउटब्रेक की एक वबा अचानक फैल गई और उसमें एक कम पॉपुलेशन कुछ लोगों में, ठीक है, और कम टाइम में उसने कितना नुकसान किया, कितने लोगों को मुतासर किया, वो आपका अटैक रेट बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक पार्टी है, उसमें 76 लोग हैं, ठीक है, और उसमें कुछ लोगों ने खाया कुछ, ठीक है, और उनमें से 46 लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस, आप समझोगे उनका पेट खराब हो गया, ठीक है। तो अटैक रेट को कैसे मालूम करोगे कि 46 को 76 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास परसेंटेज आएगा 61%। यानी अटैक रेट कितना है, 61% है, ठीक है। और अटैक रेट को हम ज़्यादातर परसेंटेज में ही दिखाते हैं, मतलब नंबर में नहीं दिखाते, परसेंटेज में दिखाते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रेवलेंस है। प्रेवलेंस भी हमने बात की कि प्रेवलेंस मेजर ऑल एग्जिस्टिंग केसेस, जो नए और पुराने दोनों केसेस हैं, ठीक है, वो प्रेवलेंस में है। उसमें इंसिडेंस भी आते हैं और पुराने, यानी जो टोटल बीमार लोग हैं, हम नहीं देखते कि ये इस महीने आए हैं, पिछले महीने आए थे, टोटली जितने बीमार लोग होंगे वो प्रेवलेंस कहलाएगा, ठीक है। अब प्रेवलेंस दो तरह का हो सकता है, एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम जो पॉइंट प्रेवलेंस कहलाएगा, और दूसरा होता है पीरियड प्रेवलेंस। पॉइंट प्रेवलेंस यानी जैसे आज के दिन इस शहर में कितने लोगों को डायबिटीज़ है, अगर मैं सिर्फ एक दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर एक आबादी में डायबिटीज़ मालूम करना चाहता हूँ तो वो पॉइंट प्रेवलेंस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई 2024 के पूरे साल में कितने लोगों को डायबिटीज़ था, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो पीरियड प्रेवलेंस कहलाएगा। था और है, ये फ़र्क है। पॉइंट यानी आप अभी की बात करते हो कि अभी कितने लोगों को है और कितने लोगों को था, तो वो पीरियड प्रेवलेंस में आएगा, सही है। अच्छा, एट मेजर डिजीज बर्डन, वही बात कैसे हमें पता चलता है कि मतलब लोगों को कितने बीमारी है, इसको मालूम करना बहुत ईजी है। जितने केसेस हैं, जैसे टोटल केसेस को डिवाइड करोगे टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाइड बाई 1000। एक आबादी में फॉर एग्जांपल टीबी के केसेस है 50 और वो टोटल आबादी है 1000, ठीक है। तो 50 को डिवाइड करोगे 1000 से और मल्टीप्लाई भी करोगे 1000 से, तो तकरीबन हर 1000 में से कोई 50 बंदे आपके पास आएंगे, इस तरह कुछ है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको बताया गया जैसे पॉपुलेशन 20,000 लोगों की है और उसमें डायबिटिक पेशेंट है 1000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1000 को डिवाइड करोगे 20,000 से और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हर 50 हर 1000 लोगों में से आपके पास 50 पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, ठीक है। ये जो है कौन सा होगा, ये आपका प्रेवलेंस होगा और इस तरीके से आप प्रेवलेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, ये एक्सरसाइज आप करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लाजमी दें। एक टाउन है, आप समझो एक शहर है जिसकी आबादी है 1 लाख, ठीक है। उसमें 2025 में जो टीबी के केसेस आए वो थे 80 न्यू केसेस, ठीक है। तो और टोटल केसेस जो है, यानी जो पुराने भी केसेस थे, ठीक है, और नए को मिला के वो कितने बने, 600। तो अब आप इसमें से क्या निकालें, इंसिडेंस 1 लाख लोगों में से और प्रेवलेंस 1 लाख लोगों में से, ठीक है। इसमें से आप इंसिडेंस और प्रेवलेंस मुझे निकाल के बताएं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।